Okay, let's start with a revision, quick cap of cash flow statement. चलो दिख नहीं रहा तब तक सुन तो लो, मतलब ऐसे बात करें जैसे कुछ समझ ही नहीं आता। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमारे दो कॉन्सेप्ट थे कि कब दो अकाउंट बनाएं और कब एक अकाउंट बनाएं। कब दो अकाउंट बनाएं और कब एक अकाउंट। दो अकाउंट कब बनते थे? व्हेन प्रोविजन फॉर, देखो मशीन तो बनना ही बनना है ना, बेसिकली डिफरेंस किसकी वजह से आता है? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये दोनों होना जरूरी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग balances are given. When provision for depreciation, opening and closing balances are given, then we follow concept number one. When provision for depreciation account opening and closing balances are given, आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। बात नंबर एक, the journal entry for depreciation charged during the year, and charged during the year means current year depreciation, and current year depreciation gets added in OP, मतलब operating activity, current year depreciation, and the entry is depreciation account debit to, आप उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो या आप उसे एक्यूमुलेटेड डेप्ट बोलो, बात एक ही। देन ऑन ट्रांसफर ऑफ accumulated debt on asset sold, प्रोविजन क्रेडिट होता है तो ट्रांसफर करते वक्त to fixed asset, maybe plant, machinery, anything. And third, original cost minus, ये वर्किंग नोट जो हमें बनाना होता है, accumulated debt gives compared with sale value we get profit oblique, आज मैं यहीं पे लिख रहा हूँ साथ साथ ताकि आपको कंपैरिजन इजी हो। When provision for debt concept not apply, और वो कॉन्सेप्ट कब अप्लाई नहीं होगा? जब प्रोविजन फॉर डेप्ट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया। देन वी हैव टू फॉलो ओनली टू थिंग्स, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी मतलब फिक्स एसेट, और ये एंट्री किस चीज की है? करंट ईयर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन चार्ज। अब एक्यूमुलेटेड डेप्ट को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एक्यूमुलेटेड डेप्ट अकाउंट बनाया ही है। मैंने बोल तो दिया था बच्चों। देन ये वर्किंग नोट सेम रहता है, बस फर्क क्या आ जाता है, यहाँ पे मैं ऐसे क्रॉस खेल लेता हूँ कि फर्स्ट टू फिगर्स आर नीडेड टू गेट बुक वैल्यू, अदरवाइज फर्स्ट टू फिगर्स का कोई रेलेवेंस, वो सिर्फ वर्किंग नोट में यूज होंगी टू गेट बुक वैल्यूज टू बी केप्ट इन, कंपेयर इट विद सेल वैल्यू, प्रॉफिट ऑफ लॉस। तो आज जो मैं दो फुल फ्लेज क्वेश्चन करूंगा उसमें इन दो पॉइंट्स को कवर अप करूंगा, प्लस जो उसमें कवर अप हो जाएंगे वो, एंड देन फटाफट से मैं आपके साथ डिसोल्यूशन पे आ जाऊंगा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हुए डिसोल्यूशन पे आ जाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। लास्ट में आई टू ले लिया, मैं कल भूल गया क्योंकि मेरी बैक टू बैक क्लासेस थी।
अभी भी since 7:30 I'm in this room. फोर्टी टू का ये क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है आप लोगों ने, अभी कल भी किया था, बस फटाफट से रिकॉल हो जाएगा। 42 का ए ना, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज। देखो हमेशा पहले एडिशन इन्फॉर्मेशन उठा के अपने वर्किंग नोट पर नोट्स टू अकाउंट रेडी करना। इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ पार्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी। साथ साथ कॉन्सेप्ट साथ साथ ही बोलूंगा, डेट एंड इक्विटी इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो दैट्स व्हाई इंटरेस्ट ऑन लोन 14,500 will become my outflow in, बट इसकी वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट, तो हमें जितनी भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनकम होते हैं उनका इफेक्ट अंडू करना होता है। इंटरेस्ट की वजह से प्रॉफिट कम हो गया था, तो इसीलिए ऑपरेटिंग बनाते वक्त आप उसे क्या कर दोगे, मेरे दो इफेक्ट मैंने लिख के छोड़ दिए। इंटरिम डिविडेंड, हम एनपीबीटी निकालते हैं। एनपीबीटी अब तो सबको पता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और इसके लिए हम क्या करते हैं, तू है मेरी फैंटेसी, डर्टी पिक्चर का डर्ट उठा लेते हैं, और फैंटेसी तो बस यही है। डी का मतलब, आई का मतलब इंटरिम डिविडेंड, आर का मतलब रिजर्व, एंड टी का मतलब, बट टैक्स कौन सा, एनपीबीटी के लिए टैक्स मेड, टैक्स पेड ऑपरेटिंग में नीचे माइनस हो जाता है, टैक्स पेड ऑपरेटिंग में नीचे माइनस हो जाता है। तो ये मैंने लिख के रख लिया। हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है, इंटरिम डिविडेंड। इट्स ए बाय डिफॉल्ट रूल, इंटरिम डिविडेंड फॉर एवर एंड एवर मेड इक्वल्स पेड, यानी मेड कितना, पेड कितना, और अगर पेड दिया तो वही मेड, यानी दे ऑलवेज रिमेन। हम इसे चेंज नहीं कर सकते आपके लेवल पे, बाकी मुझे बातें नहीं करनी। डिविडेंड मेड, क्योंकि यहाँ पे अगर टैक्स मेड है तो डिविडेंड भी कौन सा है, मेड। तो डिविडेंड मेड कहाँ चला गया, एनपीबीटी में। डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर्स, डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर्स, एंड शेयर्स इज ए पार्ट ऑफ, तो फाइनेंसिंग में माइनस। देन कम्स मशीनरी का पॉइंट, और मशीन का एक्यूमुलेटेड डेब्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। मशीन का एक्यूमुलेटेड डेब्ट और प्रोविजन फॉर डेब्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो मुझे अपना सिचुएशन नंबर 1 फॉलो करना है, यानी एक अकाउंट बनाना है या दो, और मुझे उसकी बुक वैल्यू से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अंडर फर्स्ट मेथड एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट। अंडर फर्स्ट मेथड एसेट अकाउंट, यानी इन वैल्यूज से मुझे कुछ भी लेना देना, आई रिपीट, नहीं। एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट। तो ठीक है, हमने यहाँ पे मशीनरी का अकाउंट बनाया, हमने यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेब्ट का अकाउंट बनाया, प्रोविजन कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेब्ट, और हमने यहाँ पे अपना वो लव लेटर फॉर द टाइम बिंग घर पे प्रैक्टिस करते वक्त लिख लिया। एंट्री नंबर 1, डेब्ट टू, क्योंकि कॉन्सेप्ट 1 लग रहा है, क्योंकि प्रोविजन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन हो रहा है, क्योंकि प्रोविजन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन हो रहा है। सो डेब्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेब्ट, एंड सेकेंड एंट्री प्रोविजन फॉर डेब्ट टू fixed asset called machine, and third thing original cost minus book value compared with sale value, हमने ये लिख के छोड़ दिया।
मशीन, मुंडी डांस हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है, ईयर उल्टे भी हो सकते हैं, और ताकि ओपनिंग और क्लोजिंग लिखते वक्त ध्यान रखना। मशीन का ओपनिंग 160 एंड क्लोजिंग, asset always have debit balance and opening balance comes on and closing balance comes on credit side. Then provision for debt is a liability angle. Liability का opening balance credit and closing balance, क्योंकि asset में से debt minus करो या liability side पे लिखो बात, now reading that point number 3, machinery costing rupees, accumulated debt 18, यानी बुक वैल्यू सोल्ड फॉर कितना बचा 17, कितना बचा 17, और सो ये 17 मेरा क्या आ गया 1 by 1. This amount is to be written in entry number 1 or entry number 2 because this is the accumulated debt on asset sold. This is the accumulated debt on asset, क्योंकि entry number 1 is for current year. Entry number 1 is for current year depreciation, और वहां पर क्या था, machine costing accumulated debt on this sold, यानी this is the accumulated debt of asset. Provision account debit, तो मशीन अकाउंट मैं सेकेंड एंट्री की क्या कर रहा हूं, लेजर पोस्ट, मैंने नंबर भी लिख दिया जिससे याद रहे. It is sold for, money is coming, machine is going, entry becomes bank to machine, entry becomes bank to machine, bank account debit to machine account credit, bank account debit to machine account credit. We have sold it at a loss of, losses are debited to machine account credited. So मशीन के क्रेडिट साइड पे स्टेटमेंट ऑफ ब्रैकेट में, क्योंकि लॉसेस आर डेबिटेड सो मशीन अकाउंट क्रेडिट. अब मैंने इस अकाउंट को क्लोज करना शुरू किया. एंट्री नंबर 1 की तो मैं पोस्टिंग करना अब कर देता हूं. डेब्ट अकाउंट डेबिट तो प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट, which we got as, और आपको पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सी वाली डेब्ट जाती है, नंबर 1 वाली या नंबर 2 वाली, 1 कॉल्ड करंट ईयर डेब्ट व्हिच इज 13. इसको जब मैं आपके साथ अभी क्वेश्चन करूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर दूंगा, मैं आपको पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके बताऊंगा डिटेल्ड, उसके बाद सेकंड में हम बस एडजस्टमेंट सारी सॉल्व कर लेंगे और बाकी डिस्कस करेंगे. उसके बाद इस डेप्रिसिएशन का मुझे और कुछ करने की जरूरत, तो 90 और मेरे जैसे बच्चों के लिए वो तो गए, तो फिर एक क्रेडिट एक डेबिट खत्म. 13 का अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए वो मेरा ऑपरेटिंग में जाता है. ये तुक्का है कि अगर भूल जाओ कि यार 18 के तो 2 इफेक्ट यही खत्म हो गए, तो ये फिर कैसे ले जाऊं ऑपरेटिंग में. और उसका लॉजिक ये था, ये तो एक्यूमुलेटेड डेट ऑफ एसेट सोल्ड है, उसका करंट ईयर से कुछ भी लेना देना. ऑलराइट, अब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे. बैलेंसिंग फिगर कितना बच गया, डेबिट साइड पे. डेबिट मतलब डेबिट व्हाट, मशीन खरीदी होगी, पैसा जा रहा है. सो टू बैंक ब्रैकेट में क्या आ गया, परचेज एज बैलेंसिंग फिगर. सिमिलरली परचेज विल गो टू इन्वेस्टिंग, क्योंकि पैसा जा रहा है, क्योंकि ऑल करंट नॉन करंट एसेट्स आर रिकॉर्डेड थ्रू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. लॉस किस में जाएगा, ऑपरेटिंग, क्योंकि उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट कम हो गए, तो अब ऐड कर देंगे. सेल ऑफ मशीन किस में जाएगा, क्योंकि एसेट्स आर रिकॉर्डेड थ्रू
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, डेट एंड इक्विटी आर रिकॉर्डेड थ्रू, और ऑपरेटिंग में CACL यूज होता है एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूज नहीं होता, बाकी तो अंडू। मेरा ये पार्ट खत्म हो गया है यहाँ पे। नाउ वंस ऑल माय एडजस्टमेंट्स आर डन, मैं इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट और डाल देता हूँ ताकि वो डेवलप कर सकूं। हमारा बुक से आंसर थोड़ा डिफर कर देगा, नथिंग है। प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000 40,000। इस क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट में दिया हुआ है, एडिशन इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ये, क्योंकि टैक्स का पॉइंट आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो, इट माइट बी देयर। डिविडेंड टैक्स एंड एक्यूमुलेटेड डेब्ट वाला कॉन्सेप्ट, इनमें से मुझे लगता है पेपर में कोई एक पॉइंट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट में से 1 पॉइंट ये होना चाहिए। सो प्रोविजन फॉर टैक्स का उसने ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया और कुछ नहीं दिया। तो आपको पता है जब सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग दी है, तो मैंने सिखाया था, इधर देखो सिंपल तरीके में सिखा रहा हूँ। नव्या की मम्मी ने बोला बेटा PCM ले ले, कहती ना ना मैं ना लेती, मेरे बस की ना है। 11th में जब ये आई तो इसकी मम्मी ने क्या बोला, PCM ले ले। अब PCM में C का मतलब है क्लोजिंग और M का मतलब है, तो अगर भूल जाओ, सारा मेरी वो बात नहीं याद रहती ना, ओपनिंग वाला पेड क्लोजिंग वाला मेड, भूल जाते हो ना, ऐसे याद कर लो यार। PCM नहीं ली थी ना, अब यूज कर लो। तो उसमें C का मतलब क्लोजिंग और M का मतलब, तो यानी जब प्रोविजन फॉर टैक्स का, आज आते आते सोच रहा था कि मैं और क्या चेंज करूं क्योंकि ये पॉइंट आने के चांसेस है और आप गलती करते हो। तो ओपनिंग वाला पेड और क्लोजिंग वाला मेड का, जब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो दिया है लेकिन नीचे एडजस्टमेंट दी होगी, तो देख लेंगे क्या करेंगे। हाँ वो जैसे मर्जी कर लो आप। आपने क्या बोला, पी? हाँ पी ठीक, पी जो पीछे से हॉर्न मार के तंग करते रहते हैं, ठीक है वो भी कर सकते हैं, जैसे अच्छा लगे। अब मैं पढ़ाई वाली बातें बड़ी गलती से तो कर रहा हूँ पहली बार, नहीं तो मैं भी टपोरी बातें ही करता हूँ समझाने के लिए। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में कहना है से मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स पेड कितना हो जाएगा पुत्र, ओपनिंग वाला, विच इज 40, क्योंकि मैंने 40 लिखा है ना ओपनिंग, और क्लोजिंग, ओपनिंग पेड बन गया और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड क्लोजिंग वाला बन गया कितना, 30। आपको पता है पेड को क्या करूंगा, पेड को क्या करूंगा, किसमें, ये मैंने लिख के छोड़ दी। ओके, ताकि मेरा टैक्स का पॉइंट यहाँ कवर अप हो जाए इसलिए ऐड कर दिया। नाउ वंस योर एडजस्टमेंट्स आर डन, कम टू नोट्स टू अकाउंट, इसको सबसे बाद में लेना। सबसे पहले बाकी चीजें, मॉर्गेज लोन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, ऐसे देखना बेटा, इंक्रीज यानी आपने लोन रेज किया या रीपे किया, सो 12% मॉर्गेज लोन रेज, यानी इनफ्लो या आउटफ्लो, कौन सी एक्टिविटी में, और वैसे भी इंक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज इन एसेट, प्लस ही तो करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। CACL सी हटा दिया, अगर आप भूल भी जाते हो आप वैसे भी कर सकते हो कि आप करते हो ना वहां पे ऐड डिक्रीज इन CA इंक्रीज इन CL, तो ये लॉन्ग टर्म है तो इसलिए फाइनेंसिंग में प्लस, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी तो प्लस ही होना है। ओके, अब इस 12% इंटरेस्ट को इस क्वेश्चन में यूज करने की जरूरत, रीजन उसने इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में अगर नहीं दिया होता तो आपको इंटरेस्ट या तो 12% पे निकालना है, या सॉरी 12% या तो 1 लाख पे निकालना है या 135 पे, वो डिपेंडिंग कि आपने लोन कब रेज किया, बिगनिंग में या एंड पे, लोन कब रेज किया, बिगनिंग में या एंड। सो फार सो गुड, लॉक कर दो, कर दिया ना। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। देन कम्स, सारे पॉइंट्स हो गए, एनपीबीटी पे आ जाता है, एनपीबीटी एंड ईओआई। मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये हमारा रूल होता है। क्लोजिंग 60 माइनस, इस पर वो भी माइनस, तो ये माइनस का साइन फॉर्मूला की वजह से, ये माइनस का साइन क्योंकि वो लॉस में दिया हुआ है, तो आप बीच का माइनस लगाए रखना। प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस चलेगा, डेबिट बैलेंस है तो अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करके फाइनल फिगर निकाल लेना, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव। अब इसमें डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड यूज करना है, क्योंकि क्रेडिट का मतलब प्लस और डेबिट का मतलब माइनस, ये तो फंडामेंटल से करते आ रहे हैं। ओके, अब इसमें मैं इंटरिम डिविडेंड मेड ऐड कर दूं, वो जो शुरू में पढ़ा था बेटा पॉइंट नंबर 2 में,
और हमने लिख भी लिया था 20,000। इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, यानी अमाउंट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, जिसकी वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट, इसीलिए आप उसे ऐड करोगे। और वहीं अगर डिक्रीज हो रहा होता तो वो टू की जगह फ्रॉम बन जाता और प्लस की जगह मेरा आ गया एनपीबीटी एंड पीओआई। सॉरी, मेरा दिमाग खराब। मेरे पास अभी आया है पैट और प्रॉफिट आफ्टर। अब इसमें आप क्या ऐड करोगे, टैक्स मेड, और हमारा टैक्स मेड कितना है, 30। तो my आंसर कम्स आउट टू 142। हमारा बुक से टैली नहीं करेगा बच्चों। अब मैं सबसे पहले क्या बनाऊं, ऑपरेटिंग। उसमें हम किससे स्टार्ट करते हैं, कितना है 140। अब यहाँ पे आप क्या लिखते हो, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। हमने डिप्रिसिएशन निकाला था अभी। अब मैं पीछे नहीं जा रहा, आपको याद करा। डिप्रिसिएशन को यहाँ क्या कर दूं, करंट ईयर वाला। हमने लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन निकाला था, कितना, क्या कर प्लस। हमने क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन लिखा हुआ है, कितना, ना। इसको आप क्या बोल देते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन उसके बाद भगवान हमारा भला करे, क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, एडजस्टमेंट फॉर एड डिक्रीज इन सीए इंक्रीज इन, और जिसमें हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को काउंट, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आता है। करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रीटेड एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ओके, अब हमने अपने क्वेश्चन में देखा लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है तो प्लस। देन करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ दो जो आप पूछ रही थी, इन्वेंट्री हमारा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना पुत्र, 19,000, उसको भी प्लस कर दो। एंड आफ्टर दैट ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, और कैश एंड बैंक बैलेंस तो लेना नहीं है क्योंकि वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज बाद में। अब लिखेंगे हम लेस इंक्रीज इन सीए डिक्रीज इन, आप चाहो तो इसको यहाँ लिखो, अब यहाँ पे लिखो आप ट्रेड रिसीवेबल कितना था, ये आपके पास क्या आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग माइनस टैक्स पेड, माइनस टैक्स पेड जो बचा हुआ, और टैक्स पेड हमने खुद assumption दी थी कितना था, 40,000। 1,50,000 मेरा आंसर आ गया। मेरा इस बार बुक से आंसर टैली नहीं होगा बच्चों, मैं एंड में वो नहीं चेक करवा पाऊंगा क्रॉस चेक, क्योंकि मैंने बीच में फिगर्स घुसा दिए, बैलेंस शीट में तो है ही नहीं, लायबिलिटी साइड पे तो कर दी, एसेट साइड पे तो है। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों, पक्की बात, लॉक कर दूं, तब तो हो जाएगा, तब तो हो जाएगा, बट उसमें ओपनिंग क्लोजिंग को फिगर ही सेम होगी ना, मैं फिर वो कॉन्सेप्ट नहीं बता पाऊंगा, इसलिए लिया था कि क्लोजिंग वाला मेड हमने 40 ओपनिंग लिखा है और वो 30 है।
मैं ना क्रॉस चेक कर रहा था, मैं अपनी गलती ढूंढ रहा था, ये 160 आया क्योंकि मुझे पता था 10,000 का डिफरेंस आना चाहिए, बुक में 170 है, मेरा 160 आना चाहिए, तो मैं वही देख रहा था मैं कहाँ गड़बड़ कर। ऑल अबाउट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब फाइनल रिजल्ट आता है वो आप अमाउंट कॉलम में देखते हो। उसके बाद मैं इसको यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट मुझे अब क्या बनाना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और मुझे पता है ऑल नॉन करेंट एसेट्स आर रिकॉर्डेड थ्रू, जैसे उसके नाम पे क्या आया, परचेज ऑफ मशीन, कितने की थी 25,000। मुझे याद, सेल ऑफ मशीन कितने की थी। और प्लीज आपकी मेरी तरह बेइज्जती ना खराब हो जाए, बैलेंस शीट में नजर मार लेना, कई बार लिखा होगा इंटेंजिबल एसेट और कई बार लिखा होगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, दोनों पॉइंट ध्यान रखना। अगर बैलेंस शीट में यहाँ अलग से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया होता जिसकी एडजस्टमेंट, तो सिंपल, इंक्रीज है तो परचेज क्योंकि खरीदा आ रहा है तभी, और डिक्रीज है तो सेल। और अगर इनटेंजिबल एसेट वर्ड लिखा है तो हम एज्यूम करके चलते हैं वो गुडविल है। अगर इनटेंजिबल एसेट वर्ड लिखा है तो हम एज्यूम करके चलते हैं वो गुडविल। ऑलराइट, लॉक कर दो ना। इस क्वेश्चन में वैसा कुछ भी, ये मेरा क्या हो गया, नेट कैश, वो इनफ्लो आया था, ये मेरा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया था, और ये नेगेटिव आ रहा है तो दिस इज नेट कैश आउटफ्लो। नहीं बोलना बेटा, दुनिया आपको यूज करती है आजकल, स्कूल में कैंटीन में ब्रेड पकौड़ा। सो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। डिटेल कॉलम में डबल लाइन खींचता जा रहा हूँ, अमाउंट में लास्ट में जाके करूंगा जब तीनों एक्टिविटीज हो जाए। अब नेक्स्ट एक्टिविटी मुझे कौन सी बनानी है, जैसे ही फाइनेंसिंग का नाम लिखो पहले बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल देख लो, क्योंकि जनरली उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, दोनों सेम है। अदरवाइज अगर इंक्रीज हो रहा होता तो इश्यू ऑफ शेयर्स, इंक्रीज हो रहा होता तो इश्यू ऑफ शेयर्स विच इज इनफ्लो, और अगर डिक्रीज हो रहा होता तो बायबैक ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, इक्विटी शेयर्स के लिए गलती से आ जाए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 1 मार्कर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइनेंसिंग की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ एसेट्स इज इन्वेस्टिंग की एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग की एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। ये तीन नाम याद रखना आपको, अगर 1 मार्कर थियरी में आ जाए, क्योंकि 2 नंबर का तो आ रहा है ना, जरूरी थोड़ा इनफ्लो आउटफ्लो पूछेगा, वो ये भी पूछ सकता है, बताओ व्हाट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम फॉर ऑपरेटिंग, व्हिच इज इंश्योरेंस क्लेम अगेंस्ट लॉस ऑफ गुड्स, इन्वेस्टिंग इंश्योरेंस क्लेम अगेंस्ट एसेट डिस्ट्रॉयड, एंड फाइनेंसिंग बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ऑलराइट, चलते हैं आगे, बट अभी आगे चलते हैं, इक्विटी शेयर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स उसको छोड़ दो, अब मेरे वर्किंग नोट, आपने मॉर्गेज लोन रेज किया था गाइस, कितना 35,000 लिखा था मैंने शुरू में। आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, यस शुरू में लिखा था नोट्स टू अकाउंट में, आउटफ्लो। आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया क्योंकि डिविडेंड इज पेड ऑन, इसके अलावा आपने और कुछ नहीं। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1,40,000। ये कैसे आया, ए बी एंड सी, यानी तीनों एक्टिविटीज का टोटल, और इसका नाम तो हमने पहले लिख दिया, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वंस ऑल द 3 एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड, मुझे इन तीनों को ऐड करना है, मुझे इन तीनों को ऐड करना है और अपना आंसर निकालना है। 141 का, अब ठीक है, 161 माइनस 20, हाँ 141। अब ये पॉजिटिव का आ रहा है या नेगेटिव का, कॉल्ड नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं आपका टैली भी करा ही देता हूँ। मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस यहाँ मैंने 30 ऐड किया, वहाँ 40, तो मैंने चेंज कर दिया ताकि टैली भी हो जाए, पता लग जाएगा, ताकि आपको वो समझ आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब ये जब आंसर आ गया, इसमें आपको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को क्या करना है, और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सुनते जाना, मतलब क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें कैश एंड बैंक आएगा, मैंने कैश एंड बैंक चेंज कर दिया 2 लाख
74,000 एंड 1,40,000 मैंने चेंज किया। और क्या उसमें करंट इन्वेस्टमेंट आएगा? आएगा 22,000 और बट ये ओपनिंग है और ये उल्टे लिखने थे ना मेरे को। ठीक, ये कितना बना और ये कितना बना? इसमें अब मुझे पहले क्या ऐड करना है? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मेरा आंसर कितना आ रहा है? और मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है भी कितना? ना। तो सिंपल, पहले अपने वर्किंग नोट्स रेडी करो एंड देन स्टार्ट ट्रांसफर। डेट एंड इक्विटी इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। non-current assets are recorded through investing. CACL are recorded through, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे लास्ट में आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनटेंजिबल एसेट्स। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इंक्रीज हो रहा है तो परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट, डिक्रीज हो रहा है तो सेल नहीं बोलना है, बोलना है गुडविल और इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, और रिटर्न ऑफ की वजह से वो ऑपरेटिंग में ऐड हो जाए। So far so good. So this was a question where I touched provision for tax, dividend, and then accumulated debt वाला concept. अब yes, क्योंकि डिविडेंड किस पे रिसीव हुआ? इन्वेस्टमेंट पे। यहाँ डिविडेंड पेड आता है, तभी करके मैंने वर्ड्स बोले थे। डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर्स एंड शेयर इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ बच्चों, यस बच्चों, जो भी रिसीव हो रहा है वो तो इन्वेस्टमेंट पे होगा ना बच्चों। ताकि मेरे ये पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाए। गाइस मुझे 1 मिनट का ब्रेक चाहिए। आप लोग तब तक मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं वापस आ जाऊंगा। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन फिक्स एसेट दिख रहा है? दिख रहा है। आपको नीचे पॉइंट नंबर 2 और 3 दिख रहा है? दिख रहा है। 1 छोड़ दो मेरे लिए। पॉइंट 2 और 3 मशीनरी से रिलेटेड है। बस मेरा आपसे एक ही सवाल है, आप इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगाओगे या कॉन्सेप्ट नंबर 2? क्योंकि प्रोविजन फॉर डेब्ट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। अब होता क्या है पेपर में, इस सेंटेंस को वो कैसे लिख के देते हैं मैं बता रहा हूँ, प्लीज सुनना, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज होते हो। ये पॉइंट यहाँ सिंपल है। आर्यन मलिक ध्यान देना। मशीनरी कॉस्टिंग ₹80,000, accumulated debt thereon 50,000, sold loss 40,000। मतलब बाकी सब कुछ सेम होता है, स्टार्टिंग का ये पार्ट चेंज कर देते हैं। आप लोग क्या करते हो, आप इस एक्यूमुलेटेड डेब्ट को देखते ही आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगाना शुरू कर देते हो। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नंबर 1 नहीं लगना, क्योंकि ये है एक्यूमुलेटेड डेब्ट ऑफ एसेट सोल्ड। ये है एक्यूमुलेटेड डेब्ट ऑफ एसेट सोल्ड। इसका सिर्फ वर्किंग नोट में काम है, अकाउंट में, लेजर में, मेरी एक्टिविटीज में कहीं पे भी कोई काम नहीं। ये बात क्लियर है? एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री का ध्यान रखना है, विच इज डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। तो मेरे लिए वर्किंग नोट रेडी करो एंड जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ब्रेक। मैं देखता हूँ कौन ठीक करता है। मैं इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन अपलोड करूँ। यस, बात करते हैं हम यहाँ पे। अब ओवरऑल हमने देख लिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर कैसे चलता है, गिनी चुनी। टैक्स का एक पॉइंट रह गया जो मैं इस क्वेश्चन में कवर नहीं कर पाया। टैक्स का एक पॉइंट रह गया जो मैं इन क्वेश्चन में नहीं कवर कर पाया। लेट मी कवर दैट। क्लास में हूँ भाई, कुछ अर्जेंट? क्वेश्चन नंबर या नहीं, क्वेश्चन नंबर 50 में इस बार देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है और एडजस्टमेंट भी दिया है।
मैंने तीनों केसेस कवर कर दिए बच्चों, इससे वर्स्ट नहीं सोच सकते हम। पहला सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग किया था तो पी या पीसीएन, समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरा ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया था, सीधा पेड इज इक्वल टू मेड ऐड होता है, पेड माइनस, ये सबको पता है। अब दोनों दे दिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी दे दिया और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस एज नोट्स टू अकाउंट में भी दे दिए। तो अब आपको पेपर में क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर ए बिजनेस इज liability. Liability always have opening balance comes on and closing balance comes on. अब रेस्ट्रो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, ये मतलब अगर आप एंट्री भूल भी जाओ साला, अगर आप एंट्री भूल भी जाओ कल के पेपर, फॉर दैट मैटर मंडे के पेपर के लिए, पेड डेबिट पे आएगा और मेड छापा का शॉर्टकट लास्ट मोमेंट के लिए। टैक्स पेड कितना, 62, मुझे नहीं बताया क्या लिखा। तो ये मेरा और ये मेरा, अगर आपको एंट्री नहीं याद आ रही नहीं लिख दो, अपना काम चला लो, तो क्या होगा, अरे प्रेजेंटेशन शायद वो ना भी देखे क्योंकि नोट्स टू अकाउंट का पार्ट है, ये फेयर नहीं है। फेयर में तो मेरा काम चल गया ना कि मेड ऐड हो जाएगा और पेड, गलती तो नहीं होगी कम से कम। बट अगर लॉजिकली सोचो, पेड पेड में क्या जाता है, तो नहीं, अगर एंट्री याद आ रही है, एंट्री भी, मैं बाहर एंट्री की तो बात ही नहीं कर रहा, पेड डेबिट साइड पे लिखा है, पेड में जाता क्या है जेब में से, तो बैंक, और मेड, अब पीएनएल ही तो बचा, दो ही तो नाम यूज करते थे जो कंफ्यूज होते हैं, एक तो बैंक और एक पीएनएल। तो यहाँ पे क्या लिख दूं, बट अगर नहीं याद है बिहेवियर, हमें उससे कुछ लेना चाहिए। पेड डेबिट तो मेड बैलेंसिंग फिगर, मेड दिया है तो पेड बैलेंसिंग फिगर। अब होता क्या है, लास्ट यहाँ पे पेपर में लिखा आ जाता है, ये लास्ट नेल इन योर कॉफी में रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा आ जाता है टैक्स। तो बताओ अंशिता, ये पेड या मेड, मेड। जब तक वर्ड पेड नहीं लिखा आप उसे क्या एज्यूम करते हो, तो फिर यही 62,000 मैं क्रेडिट पे लिखता और पेड बैलेंस पे करा। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोविजन फॉर टैक्स, इससे ज्यादा मेरे पास सिखाने को है ही नहीं। लास्ट एक चीज बची, तो एंट्री थी करानी है, वो फटाफट कर दो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो आप लोग गलती करते हो, मैं फटाफट से रिकॉल करूँ। 10 लाख, इसका नाम है 10% डिबेंचर, ओपनिंग क्लोजिंग, उल्टा दिया हुआ तो उल्टा ओपनिंग क्लोजिंग वैसे देखने का, क्लोजिंग 15, सॉरी ओपनिंग 0। तो बताओ इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना, 15 लाख, इंक्रीज कितना हुआ 15 लाख, तो फाइनेंसिंग में कितना दिखा दो 15। इंटरेस्ट निकालो, मत निकालो। नहीं समझ आ रहा ना एजम्पशन क्या लिखनी है, मत लिखो। आज मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ उस दिन के एग्जाम के लिए कि अगर ऐसा आपके साथ होता है, सिर्फ इश्यू दिखा दो प्लस इन फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट मत निकालो। कब, जब वन ऑफ द बैलेंसेस, फॉर एग्जांपल मैंने एक और केस, अब मैंने यहाँ कर दिया 10 लाख, बाकी फिगर्स चेंज सी। अब ये क्या है, इश्यू या रिडेम्पशन, क्योंकि आपकी वैल्यू कम हो रही है, तो ये इश्यू की जगह क्या बन जाएगा, प्लस की जगह इंटरेस्ट, मत निकालो। नहीं समझ आ रहा क्या एजम्पशन लिखनी है, मत लिखो। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि मैं एजम्पशन क्या लिख के आऊं, कि मैंने क्या एज्यूम किया है, कि मैं इंटरेस्ट 0 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि डिबेंचर्स वर इशूड इन द बिगिनिंग एंड हो जाती है, मत लिखो। मैं उस दिन के एग्जाम के लिए अब कह रहा हूँ मत लिखो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग रॉन्ग रादर इग्नोर इट, शायद टीचर की नजर ही ना जाए यार। और 90% इस चीज के नंबर मैंने कटते हुए नहीं देखे। सो बेटर नॉट टू राइट एन assumption। कब, जब दोनों में से कोई एक बैलेंस 0 है, आपको इंटरेस्ट निकालने की जरूरत। फटाफट से थर्ड केस, 10 लाख 50, तो बताओ इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना, फाइनेंसिंग में प्लस कर दो,
इसमें कर रहे थे आप कितना 15 लाख, इसमें 10 लाख माइनस, इसमें अमाउंट भी लिख दी क्योंकि डिफरेंस ही तो इश्यू किया। अब मेरा सवाल है रिया, इंटरेस्ट किस पे निकालूं? कहती मुझे पता ही नहीं, एजम्पशन क्या लिखूं? भाड़ में गई तेरी एजम्पशन। तेरे को दोनों में से जो नंबर अच्छा लगता है, जो तेरा लकी नंबर है, उस पे निकाल दो। जहां पेपर में डेट नहीं बताई मत लिखो एजम्पशन यार, मंडे के पेपर के लिए। तेरे को जो अच्छा लगता है उस पे निकाल दो। ठीक है, मुझे जो 10 अच्छा लगता है, 10 लाख का 10%, 1 लाख। इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर इज ए पार्ट ऑफ, इसीलिए फाइनेंसिंग में, बट इट इज इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, तो ऑपरेटिंग में। डोंट राइट द एजम्पशन, मुझे बताना ही नहीं है क्या होती है एजम्पशन इन दिस सिचुएशन। फेस ऑफ, है ना भाई? अब ये फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा, क्योंकि इश्यू की जगह ये क्या है, अमाउंट, डिफरेंस। अब अंशिता किस पे इंटरेस्ट निकाल? सर एजम्पशन। तो बी हेल्प विद योर एजम्पशन। तेरे को कौन सा नंबर अच्छा लगता है? 10 लाख। कितने निकालना ही पड़ेगा ना, सीधा ही 1 लाख, 10 डाल। फाइनेंसिंग में, ऑपरेटिंग में सिंपल, क्योंकि पे किया तो फाइनेंसिंग में कम हो गया, उसकी वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट कम हुए तो ऐड कर, मत लिखो। बट मेरे जैसा टीचर आ गया तब सोचना है, लिखना नहीं है, तब उसने डेट दे दी। जैसे मैं एक केस लेता हूँ, उसके केसेस जितने मर्जी बना दो। 10% डिबेंचर्स, 10 लाख, 12 लाख, 1 sorry A issued on 1st April, यानी देखिए अप्रैल टू मार्च ही तो होता है। इश्यूड ऑन 1st April यानी डिबेंचर कब इश्यू है? बिगिनिंग। 1st April मींस देखो आपको 2 लाख फाइनेंसिंग में तो प्लस करना ही करना है, बिकॉज इंक्रीज हो रहा है विच इज इश्यू, वो तो दिखाना ही दिखाना है। फाइट किस चीज की है? इंटरेस्ट ऑन, वो भी पता है फाइनेंसिंग में, ऑपरेटिंग में करना ही करना है। दिक्कत कहां पे, क्यों करना है? क्योंकि बच्चों फाइनेंसिंग में पैसा चला गया और उसकी वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट कम हो गए, तो अनडू। बट इंटरेस्ट निकालोगे इसको। अब आप बोलो मेरे को ये अच्छा लगता है, नहीं। अब आपको कॉमन सेंस सोचनी है। मैं भिखारी कितने से था, मतलब डिवेंचर इज डेट कॉल्ड लो, मेरा ओपनिंग लायबिलिटी कितनी थी? 10 लाख। वो 10 से 12 कब हुआ? आई रिपीट, वो 10 से 12 कब हुआ? तो पूरा साल लायबिलिटी कितना था? तो आप इंटरेस्ट इसमें निकालो। फिनिश। मान लो वो लिख देता है इश्यूड ऑन 31st मार्च, सब कुछ सेम रहेगा, बस अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10% किस पे निकालो? क्यों? क्योंकि इश्यू तो 2 लाख दिखाना ही दिखाना है, बट मेरी लायबिलिटी 10 से 12 कब हुई? दिख रहा है 31st मार्च यानी एंड पे, यानी 10 में 2 लाख साल के एंड पे ऐड हुए हैं, तो पूरा साल तो कितने थे? वो ऐसे करता होता था ना, कौन सा माइकल आल जयकिशन, तो पूरा साल कितने थे? 10 लाख। तो मैं इंटरेस्ट किस पे निकालूं? लास्ट केस 10 लाख ओपनिंग, मतलब फर्स्ट 30, जो भी, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग 12 लाख, और नाम है 10% डिबेंचर, नीचे लिखा है इश्यूड ऑन 1st January 21, मींस 1st April 20, 31st March 21, ओपनिंग 10 लाख, क्लोजिंग 12 लाख। बट इस 10 में ये +2 कब हुआ? सो कितने मंथ्स? कितने मंथ्स? तो फर्स्ट 9 मंथ्स आपकी लायबिलिटी कितनी थी? क्योंकि उसमें 2 लाख अभी तक ऐड ही नहीं हुआ। तो आप जब आप इंटरेस्ट निकालोगे दैट विल बी 10 लाख इंटू 10% इंटू एंड देन 2 लाख मत करना, क्योंकि अब 10 से 12 हो चुका है, इंटू और अमाउंट निकाल देना। फाइनेंसिंग में माइनस, ऑपरेटिंग में एक लास्ट केस। बिकॉज ये मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों जो रिवाइज कर रहा हूँ, पूरे पूरे क्वेश्चन में ही एक एक पॉइंट डिफरेंट होगा। 10% डिबेंचर्स 10 लाख,
6 10 lakh 6 lakh। और नीचे लिखा हुआ है 10% डिबेंचर्स redeemed at a premium of 10%. 20%. 10% debentures redeemed at a premium of 20%, which is written off. ये लिखा है या नहीं लिखा है एक ही बात है, out of profits. आपकी बुक में है क्वेश्चन को पॉइंट याद है कि किसी एक ही क्वेश्चन में लिखा हो और किसी में, which is written off out of profit. I repeat, मैं 100% रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, बट ये 70% ऑफ द डिफिकल्टी लेवल मैं रिवाइज करके चल रहा हूँ चैप्टर की। अदरवाइज आप देखो 1.5 महीना लगाता हूँ करने में, तो वो 1.5 घंटे में तो कवर नहीं हो सकता। इट्स जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ 70% ऑफ द चैप्टर, रिटर्न ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट। ओके, इंटरेस्ट और डिस्काउंट और प्रीमियम ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, तो आप सबसे पहले रफ में क्या लिखोगे, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम। बताओ कितने, कि आपकी लायबिलिटी 10 लाख से 6 लाख कब हुई वो नहीं पता, छोड़ो उसको, मरने दो, वो भी डेट लिख दूंगा अगर आपको हो गया, अभी नहीं लिखी। 4 लाख इज द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रेडी। इस पे मुझे प्रीमियम पे करना है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन कितना परसेंट, इसका लोग 6 लाख और 10 लाख पता नहीं किस किस का निकाल रहे होते हैं पेपर में, मुझे नहीं पता, बट किसका निकलेगा जो रिडीम हो रहा है, विच इज 4 लाख। कितना, तो आपने टोटल कितने पैसे दिए, तो फाइनेंसिंग में कितना माइनस करो, यहाँ तक क्लियर। 10 से 6 4 लाख इज द फेस वैल्यू, उस पे प्रीमियम कितना पे करना है 20%, यानी 80,000, तो टोटल कितना पे करना है 4,80,000। बट ये जो 80 है ये मेरा क्या है, जिसकी वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट, उसने बोला है रिटर्न ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट, तो अब मुझे उससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मोटा मोटा कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम माय साइड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 रिवाइज करके जाना। हाईली लाइकली आपको उन्हीं में से वो जो 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आएगा, और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स, कौन कौन सी चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती हैं वो रट के जाना विद डेफिनेशन। थ्योरी में भी आ सकता है, प्रैक्टिकल में भी हेल्प हो जाएगी कि कौन कौन से कंपोनेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं। मैंने कोई थ्योरी रटने को नहीं बोली बच्चों, दिस इज द ओनली थ्योरी आई एम आस्किंग। आई एम एक्सपेक्टिंग, आई माइट बी रॉन्ग बट यस आई एम एक्सपेक्टिंग। लॉक कर दो।